हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राही एंड वेलकम टू अवर चैनल बियर्ड वाली। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ह्यूमनिज्म की, यानी मानवतावाद की। ये जो वाद है वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है आप लोगों के लिए, क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर को उठा के देखा था तो मानवतावाद एक आध बार आया था, बल्कि इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। लेकिन मुझे लगा कि शायद एक बार जो आया है वो कहीं फिर से रिपीट ना हो जाए, तो उसके लिए ये वीडियो मैंने बनानी ज़रूरी समझी। इतने ही वाद आपके सिलेबस में दिए गए हैं, तो हम इन्हीं वादों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा मैं जितने भी वाद हैं उन सब की एक साथ कंबाइंड वीडियो बना दूंगी, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। एक वीडियो में आपका काम हो जाए। तो आज चलिए डिस्कस करते हैं मानवतावाद की। पहले भी कई वाद को डिस्कस किया है, जैसे कि आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद, यथार्थवाद। तो इन सब की वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने अपने चैनल पे प्रोवाइड की हुई है। तो चलिए देखते हैं मानवतावाद क्या है, मानवतावाद का अर्थ क्या है। कहते हैं मानवतावाद का जो शब्द, जो अर्थ है, पर्यायवाची ह्यूमनिज्म है। अंग्रेजी में ह्यूमनिज्म कहेंगे। शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? ह्यूमनिज्म शब्द की उत्पत्ति हुई है होमो, जिसका अर्थ होता है मानव, ठीक है। फिर कह रहे हैं इस प्रकार शाब्दिक अर्थों में मानव से तात्पर्य उस दर्शन से है जिसमें मानव को केंद्रीय स्थान मिला हुआ है। जो मानवतावाद है, इसके नाम से ही पता हमें चल पा रहा है कि जो मानव है उसको इम्पोर्टेंस दी गई है, ठीक है। तो कह रहे हैं हिंदी भाषा में मानवतावाद शब्द का भी यही अर्थ है। चाहे हम ह्यूमनिज्म की बात करें, चाहे मानवतावाद की बात करें, सबका अर्थ क्या निकल के आता है? मानव निकल के आता है, और मानव को ही केंद्र माना गया है। कह रहे हैं कि मानवतावाद शब्द का अर्थ समझने के लिए उसके ऐतिहासिक विकास को भी समझना और उसको ध्यान रखना ज़रूरी है कि पहले के मानव का विकास कैसे हुआ, यानी होमो सैपियंस कैसे आए। उससे पहले जो हमारे कई सारे मानव थे, यानी दो पैरों पे जो खड़े होने का कॉन्सेप्ट था या चार पैरों से चलने का जो कॉन्सेप्ट था, उन सभी की जो स्टडी है वो ह्यूमनिस्टिक जो लोग हैं वो करते हैं। फिर कह रहे हैं इस ऐतिहासिक विकास में मानव कल्याण के लिए जो भी तत्व उपयोगी पाए जाते हैं वह सब मानवतावादी से जुड़े हुए हैं। जितनी भी जानकारी, जितनी भी चीज़ें मानव से जुड़ी हुई हैं, वो सब ह्यूमनिस्टिक प्रोस्पेक्टिव है। हर मतलब दृष्टिकोण है किसका? मानवतावाद का ही दृष्टिकोण है। तो अगला हम लोग डिस्कस करेंगे मानवतावाद की विशेषताएं। मानवतावाद की विशेषताएं, पहली क्या है कि मानवतावाद के अनुसार यह जीवन भ्रम नहीं है अपितु सत्य है, यह परिवर्तनशील और निरंतर विकासशील है। यानी जो मानवतावाद का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि ये जो संसार है, जो प्रकृति है, देखिए प्रकृति को कई सारे लोग सपोर्ट करते हैं कि यथार्थवाद भी कहता था कि जो चीज़ें हैं, जो रियल चीज़ें हैं वो सत्य हैं, और चीज़ों के साथ साथ परिवर्तन भी होगा, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और ये चीज़ क्या होगी? निरंतर विकसित होती रहेगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो मानवतावाद की जो मान्यता है क्या है कि मानव इस सृष्टि का एक अंग है और सृष्टि के विकास की एक प्रक्रिया का परिणाम है, ठीक है। जैसे जैसे चीज़ें डेवलप हुई वैसे वैसे मानव की भी उत्पत्ति हुई और आगे भी विकसित होता चला जा रहा है। मानव इस संसार के सृजनात्मक शक्तियों का उत्तम फल है। जितनी भी चीज़ें क्रिएट की हैं प्रकृति ने, सबसे अच्छा जो निर्माण वो कर पाई, उसमें मानव को सबसे पहले नंबर पर रखा जाता है कि प्रकृति ने जितनी भी चीज़ों को बनाया उसमें मानव सबसे बेस्ट उसकी कृति रही है। फिर कह रहे हैं मानवतावाद की मान्यता है कि यह संसार किसी के द्वारा निर्मित नहीं है, बल्कि इसका अस्तित्व तो स्वतः ही है। जैसा कि यथार्थवादी जो मानते हैं कि जो है इस जो दुनिया की जो प्रकृति है, जो चीज़ें हैं वो क्या है, जो चीज़ें दिख रही हैं वो अस्तित्व में है। लेकिन मानवतावादी क्या कह रहे हैं कि ये खुद से विकसित हुई है, प्रकृति ने विकसित की है इनकी जो चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसको हम देखते हैं। अगला देखें तो कह रहे हैं कि मानव की मान्यता, ये तो देख चुके हैं। फिर कह रहे हैं सभी मानवों की एक ही मूल प्रवृत्ति है, उसके व्यक्तित्व, शरीर और व्यवहार प्राय एक से ही होते हैं। हम कितने भी अलग तरीके के कपड़े पहन लें, कितनी भी चीज़ें, लेकिन हमारा जो व्यक्तित्व है, जो प्रकृति द्वारा दिया गया है, हंसना, रोना, चलना, ये सारी चीज़ें क्या है, सभी लोग करते हैं। मतलब जो इमोशंस होते हैं वो सभी के अंदर होते हैं, या फिर कुछ प्रवृत्तियाँ जो होती हैं, जो प्रकृति द्वारा दी गई होती हैं, वो सभी के भीतर निर्मित होती हैं। कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति का स्वयं का या अहम होता है, जिसकी पहचान, जिससे वह अपनी पहचान करता है। लेकिन जो स्वयं और अहम होता है, ठीक है, ईगो की बात कर रहे हैं, उसके अंदर उसको अलग बनाता है, ठीक है। फिर कह रहे हैं मानवतावाद में मानव के महत्व पर अधिक बल दिया गया है। मानव को सृष्टि का सबसे सुंदर जीव बताया गया है। इससे हम सभी परिचित हैं ही कि मानवतावाद क्या है। मानव को सबसे सुंदर बताता है। जब मानव को केंद्र में रखा है तो प्रकृति ने सबसे सुंदर जो संरचना कर पाई वो मानव की कर पाई, इसीलिए उसको सबसे सुंदर जीव इस पृथ्वी का कहा गया है। जितनी बुद्धिमत्ता
का जितनी बौद्धिक क्षमताएं किसी मनुष्य के पास, किसी मानव के पास है, खुद को एक्सप्रेस करने की जो तरीका है, जो लैंग्वेज है, मानव के पास है, उतना किसी और जीव के पास नहीं है। और प्रकृति में सभी चीज़ें सुंदर हैं, लेकिन मानव को सबसे पहले स्थान पर रखा गया है मानवतावाद के अनुसार। कह रहे हैं यह वाद निरंतरता के सिद्धांत पर विश्वास करता है। इसके अनुसार बौद्धिक जीव और भौतिक प्रक्रिया में मूलतः कोई अंतर नहीं है। इनके अनुसार जो मानव है उसमें और जो प्रकृति में जो चीज़ें हैं, ये ऐसा नहीं, ये मानव को अच्छा तो बताते हैं, लेकिन ये और चीज़ों को बुरा नहीं बताते हैं। ये प्रकृति की चीज़ों को भी उतना ही इम्पोर्टेंस देते हैं जितना कि ये मानव को देते हैं, क्योंकि प्रकृति ने ही मानव को पैदा किया है, यानी उत्पन्न किया है। फिर कह रहे हैं विज्ञान द्वारा प्राप्त साधनों तथा उपकरणों के द्वारा मानवतावादी इस पृथ्वी पर सुखीमय जीवन की स्थापना करना चाहते हैं। जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं, हम चाहे किसी भी साइंस की बात कर लें या हम फ़ोन के द्वारा भी पढ़ रहे हैं बैठ के, इससे भी वो अपने जीवन को बेहतर करने की ही कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैं अपना एग्जाम्पल ले लूँ कि अपने जीवन को बेहतर करने की सोच रहे हैं, या आप कहीं भी आसपास अपनी चीज़ों को देखते हैं, आप पंखा देख पा रहे होंगे, तो पंखे से क्या है, पंखा चल रहा है जिससे कि आपको आनंद की अनुभूति हो रही है, आपको गर्मी नहीं लग रही है, तो उससे आपका जीवन थोड़ा बेहतर और सुधर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यानी विज्ञान के द्वारा जो उपकरण हैं, जो साधन है, जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, जो रिसोर्सेज हैं, उनके द्वारा क्या कर रहे हैं, मानव अपने जीवन को अच्छा बना रहा है। ये कह रहे हैं यह दर्शन भविष्य की विकास उन्मुखी प्रक्रिया से संबंधित है। मानवतावादी क्या है, भौतिक जगत की ही बात करते हैं और मानव की विकास की बात करते हैं। फिर कह रहे हैं यह बाद शांति, प्रगति और लोकतंत्र में आस्था रखता है। ठीक है, तो सभी चीज़ों को ये मानता है। फिर अगर हम लोग बात करें तो मानवतावाद की मूल्य जो मान्यताएं हैं उनकी बात करते हैं। ये मानव केंद्रित है, हम जान ही चुके हैं। यानी मानव केंद्रित में क्या बताया, महापुरुषों को मूल रूप से अन्य पुरुषों से श्रेष्ठ नहीं माना है। इनका मानना है कि जितने भी मनुष्य हैं वो सब एक समान है। कोई ज़्यादा पढ़ा लिखा, कम पढ़ा लिखा, कैसा भी मनुष्य है, कोई छोटा बड़ा, अंधा काना, कैसा भी हो, मनुष्य तो मनुष्य है, सभी को एक समान दर्जा देता है जो ह्यूमनिस्टिक जो लोग हैं। फिर अगर बात करें तो मानव कल्याण का अर्थ सामान्य मानव के कल्याण से है, यानी जितने भी मानव हैं उनका कल्याण होना चाहिए किसी भी प्रकार से। मानव गरिमा के प्रति आस्था का केंद्र बिंदु है, परलोकवाद का ये जो है वो विरोध करता है। फिर अगर हम लोग बात करें तो मानवतावाद विज्ञान का सम्मान करता है, किंतु यदि वह विज्ञान मानव कल्याण में बाधा बन जाए तो मानवतावादी उसकी आलोचना करें और उसकी सीमाओं को निर्धारित करने में पीछे नहीं हटना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें मानव कल्याण में बाधा उत्पन्न कर रही हैं वो मानव के लिए हित में कभी हो ही नहीं सकती। उसको आलोचना करके उसमें सुधार लाना ही मानव का कर्म है। ठीक, फिर कह रहे हैं विश्व नागरिकता का समर्थक है कि जितनी हो सके लोकतांत्रिकता आ सके और हर किसी को अपना पक्ष रखने की मान्यता हो। ठीक है, फिर कह रहे हैं राष्ट्रीयता का निषेध नहीं करती बल्कि उसकी पूरक है, क्योंकि विविधता में एकता ही मानव संस्कृति की समृद्धि का आधार है। सभी को एक साथ जुटकर मिलकर रहने का कार्य ही ग्रुप वर्किंग जो होता है, यानी सामाजिकता की बात बहुत अधिक करती है। मानव जितना समाज में रहेगा, जितना ग्रुप्स में रहेगा, वो उतना अधिक अच्छा अपनी प्रगति कर सकता है। एक हम दूसरों को देखते हैं तो हमारा जो किसी काम को करने का जो नज़रिया है वो अलग से हो जाता है। ठीक है, 4 लोग घर में आ रहे हैं तो हमारे उठने बैठने का जो तरीका है वो अलग हो जाता है। इसलिए जो ह्यूमनिस्टिक जो लोग हैं उनका मानना ये है कि एक मतलब हर किसी का सम्मान करना आ सके, हर किसी व्यक्ति को कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा ना समझे, सभी की मान्यता, सभी एक जैसे हैं, कहने का मतलब ये है। फिर अगर हम लोग बात करें तो मानवतावादी मूल्य मान्यता है इसकी, कह रहे हैं विश्व का निर्माण करना चाहता है जिसमें मानवीय मूल्यों को अधिक से अधिक अभिव्यक्त किया जा सके। यानी जो लोग हैं, जो वैल्यूज़ हैं हमारी, जो हमारी सभ्यता संस्कृति है, ऐसे राष्ट्र का, ऐसे विश्व का निर्माण होना चाहिए जिसमें कि मूल्य अच्छे से डेवलप हो सके, राष्ट्रीयता बन सके, सुखी और समृद्ध जीवन विकसित कर सके। वह कह रहे हैं भौतिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का आयोजन करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना किसी भी प्रकार का मानसिक एवं सांस्कृतिक विकास संभव नहीं है। कह रहे हैं देखिए, आप जब तक पेट भरा नहीं होगा तब तक, या फिर हमारी रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था नहीं होगी तब तक क्या है, हमारे अंदर अच्छी अच्छी जो मानसिकता यानी सोचने की जो क्षमता है वो नहीं आएगी। जब तक पेट खाली होता है हमें ख्वाब रोटी का आता है। ठीक है, तो क्या है, मानवतावादी कहते हैं कि पहले भौतिकता पे काम करना पड़ेगा, यानी भौतिकवाद को बहुत अधिक समर्थन करता है। यानी जो चीज़ें हैं, रोटी कपड़ा मकान है, उसकी व्यवस्था भी करने के प्रति रहता है। यानी मानव है तो उसको सर्वाइव करने के लिए चीज़ें चाहिए हैं, यानी पहले भौतिक जगत का उसे खुद को निर्माण करने में
प्रकृति का साथ देना पड़ेगा, उसके बाद ही वो अपनी मानसिक और सांस्कृतिकता का विकास कर सकता है। फिर कह रहे हैं मनुष्य जो है पशु से अधिक सोचता है, इसलिए केवल रोटी कपड़ा मकान करना उसका आयोजन कल्याण साधन नहीं हो सकता। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि मनुष्य रोटी कपड़ा मकान तो चाहिए ही चाहिए, साथ में वो और भी अधिक प्रकृति को लाभ दे सकता है। ऐसी शक्तियाँ प्रकृति ने उसको प्रदान की हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो तीसरा आता है कि मानवीय परिप्रेक्ष्य। मानवीय परिप्रेक्ष्य से मतलब ये है कि मांगों को संतुष्ट करने के लिए जो क्रिया प्रतिक्रियाएं करता है वही मानव है। ठीक है, ये पूरा मानव के पक्ष में रहता है, जिसमें कि ये कहता है कि बिना क्रिया किए, बिना प्रतिक्रिया दिए कोई मानव नहीं हो सकता। अगर आप लेटे लेटे या फिर किसी भी, आप हर 2-2 मिनट में या 1-1 सेकंड की भी बात कर ले, आप हमेशा क्रिया में रहते हैं, मतलब गति में रहते हैं कहीं ना कहीं। आप बैठे हुए हैं, आप किसी न किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहते ही रहते हैं। आप सो रहे हो तब भी आप एक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, आपका जो हृदय है वो चलता रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, आप जो प्रकृति है वो आपको एक्टिविटी करने पे मजबूर करती है, और जो एक्टिविटी नहीं कर रहा है या तो वो मृत है या तो वो जीव है ही नहीं, उसको जीव नहीं कह सकते। ठीक है, तो एक्टिविटी करना बहुत ज़रूरी है, तो वही मानव जीवन है। फिर कह रहे हैं प्रकृति में उसे जो शारीरिक शरीर और मस्तिष्क दिया गया है उसकी सीमाओं पे से परे जाकर वह कुछ नहीं कर सकता। मनुष्य अभिव्यक्ति रूप में जो है उसे विकसित होकर उसे वही बनना चाहिए। देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि जो सोच है, समझ है, ये एक्चुअली पारलौकिक जगत की तो बात करते नहीं, मतलब भगवान या ईश्वर को नहीं मानता मानवतावाद। इनका मानना ये है कि जो मनुष्य स्वयं को अभिव्यक्त कर पा रहा है, जिस रूप में जैसे अभिव्यक्त कर पा रहा है, उसी प्रकार से जो विकसित करेगा उसको ही क्या है वैसा ही वो बन जाएगा। मतलब हम जैसा रिएक्ट करेंगे, मानव जैसा अपने आप को अभिव्यक्त करने का प्रयास करेगा, उसका व्यक्तित्व उसी तरीके का हो जाएगा। फिर अगर बात करें तो ये बाल केंद्रित शिक्षा की बात करता है और कहता है कि जो बालक है उनमें किस तरीके के गुण होने चाहिए। भौतिक शरीर को धारण करने वाला वह प्राणी जिसकी संवेदनशील इंद्रियों का विकास हो और मस्तिष्क का भी विकास हो सके। उसके देखिए, जितने भी जो लोग हैं, अगर बालक की भलाई की बात करते हैं, जितने भी वाद हैं वो बालक की भलाई की बात करते हैं, इसी में भलाई है। देखिए, बालक को क्या करना है, बाल केंद्रित इसलिए भी शिक्षा है ताकि बालक की इंद्रियों पे काम हो सके। इंद्रियों का मतलब हमारे पास 5 इंद्रियां होती हैं, आँख, नाक और ये कान, जीभ और त्वचा। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है, सेंसेस हैं। ये हमें ज्ञान को प्राप्त करने में बहुत ही तेज़ी से मदद करती हैं, हमारी क्या होती हैं, सहायककर्ता होती हैं। कह रहे हैं उनकी मानसिक संरचना है वह आंशिक रूप से वंशानुगत होता है और अधिकांश रूप से परिवेश से प्रभावित होता है। हम पूरी साइकोलॉजी में यही पढ़ते हुए आए हैं कि जो मानव है वो क्या है, 2 चीज़ों का मिश्रण है, एक तो हेरिडिटी और इन्वायरमेंट। ये ऐसा कहना वुडवर्थ का है कि कोई भी जो मनुष्य है वो बिना हेरिडिटी के या बिना इन्वायरमेंट के डेवलप नहीं कर सकता, विकसित नहीं हो सकता। उसमें इन दोनों चीज़ों का गुणनफल होना ज़रूरी है। और ये भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि हेरिडिटी 50% होगी या इन्वायरमेंट 50% होगा, दोनों का समान मिश्रण होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, एक जीव जो है वो विकसित हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। फिर अगर हम लोग बात करें तो सामाजिक परिवेश के व्यक्तित्व के विकास के लिए साधन जुटाता है, साथ ही उसके सामाजिकरण में सहायता प्रदान करता है। सामाजिक परिवेश के व्यक्तित्व के विकास के लिए साधन जुटाता है का मतलब, यानी जो व्यक्ति है वो अपने आसपास में रहने के लिए, अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, उसके सामाजिकरण के लिए सहायता प्रदान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हम लोग बात करेंगे मानवतावादी और शिक्षक की। देखिए, मानवतावादी शिक्षक को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान करते हैं। इस दर्शन के अनुसार वह मानवीय गुणों से युक्त होना चाहिए। किसी भी प्रकार का भेदभाव बच्चे में नहीं करना है, या किसी भी व्यक्ति में, कोई भी बच्चा एक दूसरे से अलग नहीं है, उसमें किसी भी प्रकार की डिसेबिलिटी है, उसके बाद भी प्रकृति द्वारा उसे वैसा ही निर्मित किया गया है। और जो प्रकृतिवादी हैं वो तो यहाँ तक कहते हैं कि जो आप कर रहे हैं वो प्रकृति आपसे करवा रही है, ना कि आप स्वयं से कर रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ लीजिए, आपको अलग से कुछ भी नहीं करना है। मानवतावादी भी यही कहते हैं कि जो बच्चा है उसमें आपको भेद नहीं करना है, क्योंकि प्रकृति ने ही उसको ऐसा दिया है, प्रदत्त किया है, तो कोई क्या कर सकता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं इसलिए उसको मानवीय गुणों से युक्त होना चाहिए, और जितने भी गुण प्रकृति उसको दे रही है उस सभी में वो पूर्णतः होना चाहिए। कह रहे हैं उसे वैज्ञानिक विधि का समुचित ज्ञान होना चाहिए। टेक्नोलॉजी से, इंटरनेट वगैरह से जो भी चीज़ें हैं उन सभी से वो नहीं, अगर उसको नहीं भी आता है तो वो सीखने की एटलीस्ट इच्छा रखे, तब आप एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे। कहना उसका दृष्टिकोण उदार, व्यापक और मानवीय होना चाहिए। ऐसे ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का ज्ञान भी होना चाहिए और संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में देखे और बालक के बहुमुखी विकास में
सहायता प्रदान करे। बहुमुखी विकास का मतलब ये है कि उसके हर पक्ष में विकास होना चाहिए। आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे हर बात में कि सभी बच्चे को सेंटर में रख रहे हैं और सभी बच्चे के बहुमुखी विकास पे यानी उसके हर एक पक्ष की बात कर रहे हैं। और जो भी वाद इस मतलब पहलू पे बात करता है कि बच्चे को सेंटर में रखो, उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखो, तो वो बात परफेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि बच्चा ही आगे चल के राष्ट्र के निर्माण में सहायता करता है, प्रकृति के विकास में सहायता करता है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो अगला देखते हैं। अगला देखें तो मानवतावादी और अनुशासन की बात करें तो मानवतावादी विचारधारा अनुशासनात्मक पर बल देती है। मानवतावादी बालक को प्रेम, सहानुभूति, दया आदि के माध्यम से अनुशासित करने के पक्ष में है। देखिए, जो साइकोलॉजी और दर्शन नहीं पढ़ते हैं, अगर उसको एजुकेशन का कोई पेपर सॉल्व करने के लिए दे दिया जाए तो वो सीधे सीधे हम जो कंपटीशन क्लासेस के जो हम लोग एग्ज़ाम देते हैं कंपटीशन के, जैसे सीटेट या यूपी टेट हो गया, उसमें क्या होता है, अगर साइकोलॉजी का आपको पेपर सॉल्व करने के लिए दे दी जाए और अगर आपने दर्शन या फिलॉसफी या साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है तो उसमें आप गलत टिक कर देंगे, क्योंकि लोग मारने तोड़ने पर ज़्यादा यकीन रखते हैं। ठीक है, जो बिहेवियरिस्टिक प्रोस्पेक्टिव है उसमें क्या है, बच्चों को मारना डांटना ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। और आज की एजुकेशन सिस्टम भी यही कहता है कि बच्चे को जितना हो सके उतना प्यार से समझाइए। आप मार के बच्चों को कभी नहीं बता पाएंगे जिसमें आप मार रहे हैं, क्योंकि आपको खुद नहीं आ रहा है। ठीक है, आप इसलिए खिंच हो रहे हैं क्योंकि बच्चा आपसे पूछ रहा है और उस प्रश्न का उत्तर आपको आ नहीं रहा है। तो जितना हो सके खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए और बेहतर यही होगा। अगर आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं तो खुद को लगातार परिवर्तित करते रहना चाहिए। परिवर्तित करने का मतलब है इम्प्रूवमेंट आप में होने की, करने की या चीज़ों को अडेप्ट करने की क्षमता आपके भीतर होनी चाहिए। कह रहे हैं यह दर्शन दमन तथा शारीरिक दंड की अवहेलना करता है, मानवतावादी मूल्यों के विकास पर बल देता है। इस कारण यह बालक को चरित्र और आत्म अनुशासन कर बनाता है। यानी आपका जो कंटेंट है, जो चीज़ें हैं जो आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं, वो इस तरीके की होनी चाहिए कि बच्चा दूसरों को डिस्टर्ब ना करे, उसके अंदर जिज्ञासा पैदा हो जाए। ऐसा यथार्थवादी भी कहते थे, प्रकृतिवादी भी कहते थे और प्रयोजनवादी भी कहते थे। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि करिकुलम बच्चे का ऐसा होना चाहिए या जो एक्टिविटीज़ है वो बच्चे की ऐसे होनी चाहिए कि वो आत्म अनुशासित हो जाए, स्वयं से अनुशासित हो, खुद से ही दूसरों को डिस्टर्ब ना करे। वरना अगर वो बाह्य रूप से आप उसको अनुशासित करने की कोशिश करेंगे तो पहली बात तो उसमें हीनता की भावना आ जाएगी, दूसरा वो सीखने में भी इंटरेस्ट नहीं लेगा, तीसरा वो कुछ समय के लिए ही नियंत्रित हो जाएगा और फिर कुछ समय बाद लोगों को डिस्टर्ब करना शुरू कर देगा। इसलिए दंड नहीं देना है उसको, प्यार से, सहानुभूति से। एक शिक्षक होने के नाते आपको उसको अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना है कि अगर आप खुद एक पेरेंट्स की तरह उसको ट्रीट करना है, उसको देखभाल करना है, एक माता पिता की तरह उसकी देखभाल करनी है, चाहे वो फिर किसी का भी बालक हो, जिससे कि आप उसको एक बेहतर शिक्षित व्यक्ति बना सकें। ये इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए, तब जाके आप एक शिक्षक जो है बेहतर बन सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में अगर आपका मन नहीं है, आप किसी भी वजह से इस फील्ड में आए हैं, आप छोड़ दीजिए सब कुछ छोड़ दीजिए। अगर आपका मन इसमें लग रहा है तभी इस काम को कीजिए, अन्यथा इस चीज़ को छोड़ दीजिए, क्योंकि बच्चों की लाइफ से खिलवाड़ करना बहुत गलत बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं शिक्षा के मानवतावादी उद्देश्य क्या हैं। व्यक्तियों को तैयार करना जो मानवीय समस्याओं के प्रति संवेदनशील हो और मानव कल्याण के लिए कार्य कर सके। ये क्या है, शिक्षा के उद्देश्य हैं। व्यक्ति में पारस्परिक सृजनात्मकता, संघर्ष निवारण, विचार संप्रेषण, आदान प्रदान, राजनीतिक सामाजिक संवेदनशीलता और संगठनात्मक क्षमता के गुणों का विकास करना, यानी कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता का विकास हो। संप्रेषण का मतलब बातों को आदान प्रदान कर सके, अंतः क्रिया कर सके, लंबी बातें चल सके, तर्क वितर्क कर सके। सामाजिक संवेदनशीलता का जो सोसाइटी है उसमें क्या हो रहा है वो इन्वॉल्व हो सके या अपना सहयोग दे सके राष्ट्र के निर्माण में। और सभी प्रकार की क्षमता या फिर देश को बांधे रखने की क्षमता, अनेकता में एकता की भावना को समझ सके। व्यक्ति में स्वतंत्र, विवेकपूर्ण, संतुलित व्यक्तित्व का विकास हो, ना कि वो एक इंट्रोवर्ट बन जाए, उसको अकेले रहना पसंद हो, उसे ज़्यादातर लोगों में रहना पसंद हो, उसे अकेला रहना बिल्कुल पसंद ही ना हो, लोगों से चर्चा करना पसंद हो और लोगों को भी उससे बात करना पसंद हो। उसका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली होना चाहिए। मनुष्य की पूर्णता एवं श्रेष्ठता का विकास होना चाहिए। व्यक्ति में सहिष्णुता के गुण का विकास होना चाहिए। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो मानवतावादी पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए। मानवतावादियों के अनुसार आंतरिक जीवन तथा उसके व्यक्तित्व विकास निर्धारित गुणों को उभारने में सक्षम हो। इस तरीके की चीज़ें डाली जाएं कि उसका बाहरी व्यक्तित्व ना बने बल्कि वो आंतरिक रूप से भी एक बेहतर इंसान बन सके। छात्र की योग्यता एवं रुचि अधिगम क्षमता के अनुसार होना चाहिए। कमज़ोर अच्छा
बहुत अच्छा सामान्य प्रतिभाशाली किस तरीके का, क्योंकि हर किसी का आईक्यू एक जैसा तो नहीं होता, तो उसकी रुचि के अकॉर्डिंग, हालांकि शिक्षा पद्धति में ऐसा नहीं होता है, सभी के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम तैयार कर दिया जाता है, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि जिस स्तर का बच्चा है उसको उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करना चाहिए, पढ़ाया जाना चाहिए। और हम लोग क्लास वाइज देखें तो ऐसा होता है, वरना क्लास में कई सारे बच्चे हैं और हर बच्चे की क्षमता अलग है, उसके लिए सभी के लिए एक जैसा पाठ्यक्रम है। फिर पाठ्यक्रम में नव्यता और लचीलापन होना चाहिए, समय के साथ परिवर्तित होना चाहिए। पाठ्यक्रम ऐसा नहीं है कि एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि यही वाला पढ़ाना है, ठीक है। तो समय के साथ उनमें परिवर्तन भी आना जरूरी है पाठ्यक्रम में। साहित्य, आधुनिक भाषाएं, सभी संगीत, जो ललित कलाएं हैं, सबको जोड़ा जाना चाहिए और ज़्यादातर एक्टिविटी पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चा सैद्धांतिक ज्ञान नहीं सिखाना है, बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान सिखाना है, क्योंकि आगे जाके उसको सोसाइटी में रहना है, ना कि उन किताबों के साथ में, ठीक है। फिर कह रहे हैं धार्मिक शिक्षा को स्थान प्रदान नहीं करता है। इसका मानना ऐसा है कि जो धार्मिक चीज़ों की जो शिक्षा है, क्योंकि ये पारलौकिकता को इतना मानता नहीं, ईश्वर में विश्वास नहीं रखता, तो इसका कहने का मतलब ये है कि उसकी तार्किक शक्तियों का विकास हो और सामाजिक विषयों के माध्यम से हम धार्मिक जो शिक्षा है उसको प्रदान करें। चिंतन करने और स्वयं निर्णय लेने में सहायक हो, इस तरीके का पाठ्यक्रम निर्मित हो कि उसकी चिंतन, जो थॉट प्रोसेस है, मतलब कोई भी अगर उससे कोई क्वेश्चन करे तो फटाफट से उस चीज़ का जवाब उसे आना चाहिए बिना किसी डाउट के, डरे नहीं बच्चा, ठीक है। क्योंकि कहते हैं शिक्षा जनतंत्र की आधारशिला है, क्योंकि शिक्षा के माध्यम से विवेकपूर्ण व्यक्ति के निर्माण किया जा सकता है। शिक्षा हर व्यक्ति के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि शिक्षा के द्वारा आपका जो देखने का जो नज़रिया है, जो दृष्टिकोण है, वो बदल जाता है। हर चीज़ को आप पोलाइटली देख पाते हैं, आप कहते नहीं, ज्ञान चक्षु आपका खुल जाता है, आप चीज़ों को डिस्क्राइब करने में या उसके हर एक पक्ष को देख सकते हैं अपने नज़रिए से, और आपके व्यक्तित्व का जो निर्माण होगा, आप खुद चेंजेस महसूस करेंगे जब आप शिक्षा के पास जाते हैं। यानी शिक्षा किसी लड़की का नाम नहीं है यहाँ पे, तो शिक्षा एक तरीके से आपके पूर्ण व्यक्तित्व को निखारती है, चाहे वो आंतरिक हो चाहे वो बाह्य हो। आपकी आंतरिक जो पर्सनालिटी है उसको भी चेंज करके रख देगी और बाह्य भी। तो जितना हो सके आप किताबों से दोस्ती कर लीजिए, लोगों से दोस्ती करके तो आपको वैसे भी कुछ नहीं मिलना है। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो मानवतावादी के अनुसार शिक्षण विधियाँ क्या होनी चाहिए। इसमें ये अधिगम की बात करते हैं, वैज्ञानिक विधि की बात करते हैं और मानवतावादी उपागम की बात करते हैं। इनका मानना यह है कि अधिगम की व्यापक अवधारणा के अनुसार शिक्षण का मानवीय आयोजन होना चाहिए। अधिगम एक प्रयोग की प्रक्रिया है जिसमें छात्र ज्ञान प्राप्त करने के लिए सक्रिय रूप से कार्य करते हैं और जो प्रक्रिया है वो ज्ञानात्मक भावात्मक दोनों तरीके से। इनका मानना यह है कि जो अधिगम की प्रक्रिया है ये भी प्रयोग पे बल देते हैं कि बच्चा एक्टिविटी करके प्रयोग करके सीखे, बेहतर सीखेगा। वैज्ञानिक विधि, ये विज्ञान को बहुत अधिक महत्व देते हैं और मानवतावादी विज्ञान की आवश्यकता का तो विरोध करते हैं, परंतु उनकी जो वैज्ञानिक विधि महत्वपूर्ण मानते हैं। इसके प्रयोग से छात्र तर्कपूर्ण चिंतन, हालांकि ये टेक्नोलॉजी को इतना नहीं मानते, लेकिन ये वैज्ञानिक विधि को जोड़ देते हैं। वैज्ञानिक विधि का मतलब करके सीखने का थोड़ा सा समर्थन करते हैं, क्योंकि इनका भी मानना है कि जो स्वभाव है मानव का वो देख कर या क्रिया करके सीखने में ज़्यादा बेहतर विकसित हो सकता है। मानवतावादी उपागम की बात करें, शिक्षण के लिए जो भी विधि प्रयुक्त की जाए उसमें मानवीय लगाव ज़रूरी होना चाहिए, साथ ही उसमें अनुशासनात्मक उपागम पर भी बल दिया जाना चाहिए। देखिए, इनका कहने का मतलब ये है कि बच्चे की रुचि के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें होनी चाहिए और आत्मानुशासन और अनुशासनात्मक उपागम भी होना चाहिए, मतलब उसमें नियंत्रण भी होना चाहिए और स्वतंत्रता भी होनी चाहिए, दोनों का मिक्स एंड मैच होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आती है मानवतावाद की परिभाषाएं। मैंने ये पहले डालना मैं भूल गई थी, इसलिए मैंने लास्ट में स्लाइड को डाल दिया है, तो फिर आप लोग नाराज़ मत होइएगा। यहाँ पे हम बात करेंगे मानवेंद्र राय की। ये कहते हैं, वह साहस पूर्वक कहता है कि क्योंकि प्रत्येक मनुष्य विवेकशील है इसलिए वह स्वयं नैतिक भी बन सकता है। क्योंकि आप किसी को कितने भी संस्कार सिखाते रहे, अगर उसका स्वयं का मन नहीं है, आप कितना भी बच्चे को, हाँ इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ता है, हेरिडिटी का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उसकी खुद की भी कुछ राय होती है। मतलब कहते नहीं, हर जो मनुष्य है, जो मानव है, उसके अंदर सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही प्रवृत्तियां होती हैं। वो किस साइड पे जाना चाहता है, वो क्या करना चाहता है, वो उसकी चॉइस होती है, ना कि बाहर से लोगों जो फोर्स लगाते हैं उसकी। जो मानव का मन होगा सिर्फ वो उसी चीज़ को सिलेक्ट करेगा, आप कितना भी प्रयास करते रहिए। तो इनके कहने का मतलब ये था, वो खुद से उसके पास संज्ञान है, डिसीजन लेने की जो क्षमता है वो है, तो वो खुद से डिसीजन लेगा और खुद की मोरालिटी जो है वो डेवलप कर लेगा।
फिर कहते हैं जॉन ड्यूई कहते हैं कि इस प्रकार दर्शन संस्कृति में परिवर्तन करता है और जो भावी चिंतन और कार्य के प्रतिमानों को निश्चित करता है, व्यस्त सभ्यता के इतिहास में सार्थक और परिवर्तनशील योगदान देता है। और जो मानव का जो चिंतन है वो सभ्यता और संस्कृति और इतिहास को बनाने में योगदान प्रदान करता है, ऐसा जॉन ड्यूई का मानना है। तो अगला हम लोग स्लाइड देखें तो हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। लगातार प्रयास करते रहिए और लगातार इस चैनल पर बने रहिए, क्योंकि इन वीडियोस को देखकर आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। अगली वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये वाद अच्छे से पढ़ ली हैं और इतने ही बाद आपके सिलेबस में दिए गए थे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और फीडबैक देना कमेंट सेक्शन में मत भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।